जय हिंद साथियों, आपका हमारा चैनल ड्रीम तक पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क, रीडर, स्टेनो और प्यून के लिए हिंदी सेट प्रैक्टिस का एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो हिंदी सिलेबस आपके हर पोस्ट के लिए अनिवार्य है क्योंकि हर एक के सिलेबस में हिंदी है। यह टेस्ट सीरीज नंबर 4 है जो कि वॉल्यूम 3 से लिया गया है। ठीक है, इससे पहले कि कई और सेट प्रैक्टिस का एनालाइज करा दिया गया है जिसका कि चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ पूर्ण रूपेण ग्रामर का भी एनालाइज किया जाएगा क्योंकि इसमें जो अधिकांशतः क्वेश्चन ग्रामर रिलेटेड ज़्यादा है। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के सवाल की ओर और आप पूरा वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखिए। देखिए, इसमें पहला सवाल बोला गया है आपका, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। ठीक है, पहले आप समझिए कि वाच्य होता क्या है, तब आपको हम बताएंगे कि कर्मवाच्य क्या है। अगर आप पूरी चीज़ें जाने रहेंगे जिससे आपका फ़ायदा ये होगा कि वाच्य से संबंधित जितने भी सवाल एग्ज़ाम में यदि किसी भी तरह से पूछा जाए तो आप एक भी सवाल को मिस नहीं कर पाएंगे, आप सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो आइए पहले जान लेते हैं कि वाच्य होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपके सुविधा के लिए सबका परिभाषा भी लिख दिया है और उसके भेदों को सहित उदाहरण सहित मैंने व्याख्या किया है। ठीक है, पहले मैं आप लोग को सिर्फ बता दिया करता था, अब जो है आपके आगे लिखा रहेगा तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इन चीज़ों को देख कर भी भली भांति समझ पाएंगे। देखिए, वाच्य होता क्या है। आप अंग्रेजी में सीखे होंगे वॉइस, ठीक है, जस्ट हिंदी में उसी को वाच्य बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रिया का जो है रूपांतरण होता है और उससे पता चलता है कि जो है सेंटेंस जो दिया गया है उसमें किसका प्रधानता है, मतलब कर्ता की प्रधानता है या कर्म की है या भाव का है। ठीक है, आप अंग्रेजी में पढ़ते होंगे तो दो का ही चर्चा होता होगा, एक कर्ता का एक कर्म का, भाव का वहाँ चर्चा नहीं होता है। लेकिन हिंदी में जब हम पढ़ेंगे तो 3 टॉपिक पे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वाच्य जो है 3 प्रकार का होता है हिंदी में। ठीक है, और अंग्रेजी में बोला जाए तो 2 प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, लेकिन हिंदी में आपका वाच्य 3 प्रकार का होता है, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तावाच्य का एक और नाम है कर्तृवाच्य। ठीक है, तो इसके नाम से ही पता चल जाता है कि कर्तृवाच्य कहें या कर्तावाच्य, इसमें जो है कर्ता की प्रधानता होगी। ठीक है, जैसे राम आम खाता है, इसमें खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम क्या हो गया, कर्ता। तो इसमें जो है कर्ता की प्रधानता हुई, तो ये वाक्य कैसा हो गया, कर्तावाच्य हो गया। ठीक है, इसी तरह से आगे चलेंगे। सेकंड में देखेंगे कर्मवाच्य है, तो इसमें क्या होगा, कर्म की प्रधानता होगी। जैसे आम राम के द्वारा खाया गया, यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक लिखा गया है, आम यहाँ पे राम आएगा, आम के बाद आम राम के द्वारा खाया गया, यहाँ पे ये आम नहीं होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, जहाँ पर रहेगा हम सुधार देंगे। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना है, जो हम बोल रहे हैं, जो समझा रहे हैं उसको बारीकी से समझना है, ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका उदाहरण हुआ कर्मवाच्य का, आम राम के द्वारा खाया गया, तो इसमें जो है खाने का काम किस पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो राम तो खाया, तो राम तो करता है, लेकिन यहाँ पे कर्म की प्रधानता है। ठीक है, तो कर्म में क्या हो गया, आम, तो ये हमारा सेंटेंस जो है कर्मवाच्य हो गया। ठीक है, इसी तरह से तीसरा भेद देखेंगे भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होगा, भाव की प्रधानता होगी, ना तो इसमें कर्ता रहेगा ना तो कर्म रहेगा। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है, इसमें भाव का पता चलता है। उसने खाना पीना छोड़ दिया, अगर इस तरह का सेंटेंस होता तो ये तो आपका उसने आ गया, तो ये आपका कर्तृवाच्य होगा। उससे गाया नहीं जाता, अगर इस तरह का सेंटेंस हो, उससे गाया नहीं जाता, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आपका भाववाच्य। उम्मीद है कि आप
वॉच के बारे में समझ गए होंगे। 3 तरह का वॉच होता है, तीनों को भली भांति आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं सवाल की ओर। ये आपका सवाल है, कर्मवाच में बोला गया प्रधान कौन होता है? तो कर्मवाच में कर्म प्रधान होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, यदि आप बिहार सिविल कोड का संपूर्ण सेट प्रैक्टिस एनालाइज करना चाहते हैं तो आप एक बार हमारे चैनल को ज़रूर प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए। वहाँ आपको जो है हर तरह के कंटेंट मिलेगा जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड हैं, अर्थात अभी सिविल कोड का ही सेट प्रैक्टिस संपूर्ण तरीके से कराया जा रहा है, तो आप वहाँ से हर तरह का वीडियो देख सकते हैं। और चैनल पर उस टाइप का ही वीडियो डाला जाएगा जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड है, फालतू वीडियो कुछ भी नहीं, और आपसे जो है किसी तरह का टाइम टेकन भी वीडियो नहीं होगा। जो जानकारी का बात होगा उसी को हम बताएंगे। चलते हैं अब सवाल की ओर। देखिए, इसमें बोला गया है व का उच्चारण स्थान बताना है। ठीक है, तो व का उच्चारण स्थान आपका दंतोष्ठ होता है, ऑप्शन सी सही है। तो हम इसके साथ साथ और भी वर्णों के उच्चारण स्थान को जानेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए चलते हैं उन सभी वर्णों को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हर वर्णों का उच्चारण स्थान आपको बाय डायग्राम बता दिया गया है, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, जैसे कंठ का उच्चारण स्थान आपका अ आ का वर्ग, क ख वाले जितने भी वर्ण हैं उसको हम कवर्ग कहते हैं। इसी तरह से च छ वाले वर्ग के क्या बोलते हैं? चवर्ग बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका ह और अ, ये भी आपका कंठ से बोला जाता है। इसी तरह से तालु से बोला जाने वाला वर्ड हर्षही दीर्घही च छ ज झ य तालव्य स, मूर्धा से री टवर्ग र मूर्धन्य स, दंत से आपका लिड़ी तथ दधन ल स। ठीक है, इसी तरह से जो है आपका हर एक वर्ण का उच्चारण स्थान आपको यहाँ दिया गया है। तो आप जो है इनको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में पढ़ने के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे नासिका में हर वर्ग का 5वां लेटर है। ठीक है, कंठ तालु ए, कंठोष्ठ ओ, दंतोष्ठ में जो है सिर्फ एक वर्ड है व। तो याद रखिएगा दंतोष्ठ में सिर्फ वो आता है। ठीक है, और यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि अंतस्थ व्यंजन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कौन कौन वर्ण होता है, देखिए अंतस्थ व्यंजन आपका यो रो लो वो होता है। ठीक है, और उष्मा व्यंजन आपका क्या है? ह तालम से मूर्धन से दंत से। ठीक है, ये चारों और पांचों जो है अ भी है, उष्म व्यंजन है। ऐसे अ का चर्चा बहुत कम होता है, अधिकांशतः उष्म का चर्चा जो है तालम से मूर्धन से दंत से ह होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का भली भांति समझ गए। अब हम चलेंगे सवाल की ओर। ये हमारा सवाल हो चुका था, वो का उच्चारण स्थान बोला गया था, दंतोष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इसका नाम बताना है किस तरह का चिन्ह है। ठीक है, तो ये आप हिंदी में तो पढ़ाया देखते ही रहते होंगे, जब सेंटेंस लिखते हैं, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं इस टाइप से, यही चिन्ह है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पूर्ण विराम जानते ही होंगे, जब सेंटेंस के आखिरी में एक लंबी इस तरह से सीधी लाइन लिखते हैं तो वो पूर्ण विराम कहलाता है। अल्प विराम जो है एक तरह का कोमा होता है। ठीक है, योजक आप समझिए, योजक क्या है? जैसे धीरे धीरे एक शब्द लिखें, ठीक है, धीरे धीरे, तो इन दो शब्दों को जोड़ने के लिए बीच में छोटा ऐसा डैश लगाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? योजक। ये जो है आपका छोटा होता है। ठीक है, एक होता है आपका डैश। डैश जैसे मान लिया जाता है यहाँ पे ये लिखा है ना, है के बगल में देखिए सेमी कॉलन है, उसके बाद छोटा ऐसा डैश है, तो यहाँ जो डैश देते हैं बड़ा ऐसा डैश देते हैं, इसको क्या कहते हैं? डैश। और योजक क्या होता है आपका? छोटा होता है, डैश थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, योजक जो है दो शब्दों के बीच लगाया जाता है। ठीक है, जबकि
डैश जो है कोई टाइटल लिखते हैं, उसके बाद कुछ उसका परिभाषा वगैरह स्टार्ट करते हैं, तब डैश का शुरुआत करते हैं। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट दोस्तों, आपके लिए मैं इतना संपूर्ण कंटेंट बनाता हूँ, तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, या फिर आपको वीडियो देखने से कुछ सीखते हैं तो आप कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि वेरी गुड या वेरी नाइस। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम जो काम आपके लिए कर रहे हैं आप उन चीज़ों को सीख रहे हैं। ठीक है, आप जितना सीखेंगे उतना हम आपको सिखाएंगे, और जो प्रॉब्लम होगा आप हमें बताएंगे तो उस चीज़ को हम सुधार करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सवाल की ओर। देखिए, इसमें सवाल में बोला गया है जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। देखिए, ये सवाल आप पिछले सेट में भी देखे होंगे। यदि आप पिछला सेट पढ़े होंगे तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दुर्लभ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुलभ होता है कि जो आसानी से मिलता है। ये दोनों जो है दुर्लभ और सुलभ एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। ठीक है, दुर्गम और अगम के बारे में समझते हैं। दुर्गम होता है कि जहाँ पहुँचना मुश्किल हो। ठीक है, मतलब कठिनाई से पहुँच रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, दुर्गम। जैसे हिमालय पहाड़ पे चढ़ना दुर्गम कहा जा सकता है, क्योंकि पहुँचने में बड़ी कठिनाई होती है। अब समझते हैं अगम। अगम क्या है कि जहाँ पहुँचा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, यहाँ पहुँचना संभव नहीं है। जैसे सूर्य पर जाना, तो सूर्य पर हम पहुँच ही नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा, अगम। नेक्स्ट देखिए, ये आसान मुहावरा है, लोकोक्ति। एक पंथ दो काज का क्या अर्थ होगा, एक काम से दो लाभ होना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है हास्य रस का स्थायी भाव बताना है। ठीक है, तो आपको हम रस भी कई बार बताए हैं, आज भी आपको हम चर्चा कर देते हैं। रस जो है, कोई भी काव्य वगैरह पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने में जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। ठीक है, रस का 9 भेद होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका 4 भेद दिया गया है, तो हम चारों का जो है अस्थायी भाव बता देते हैं। हास्य का अर्थ होता है हंसना, तो इसका अस्थायी भाव क्या आ जाएगा, हास्य। तो यहाँ पे सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। ठीक है, रति या प्रेम, ये जो है आपका श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है। ठीक है, रौद्र का अर्थ होता है क्रोध, माने रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है, क्रोध है। विभत्स, एक और इसका वर्ड होता है घृणा। ठीक है, ये जो है आपका जुगुप्सा का अस्थायी भाव है। किसका है, जुगुप्सा का। ठीक है, आप चारों का अर्थ समझ गए, तो आप लगातार वीडियो देखते रहिए। आपका जो है हर सब्जेक्ट हम मजबूत कर दें, चाहे वह हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब जो अभी सिविल कोड के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। इसमें बोला गया है तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। आसान सवाल है, तपस्विनी होगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होता है। तो आचार्य स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका पुल्लिंग शब्द आपका आचार्य हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। गुरु का स्त्रीलिंग शब्द होता है गुरुवाइन। ठीक है, शिक्षक का होता है शिक्षिका। ठीक है, आर्य का होता है आर्या। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी आप सीख गए। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें बोला गया है पुस्तक रखी है, इस वाक्य में जो है वचन बताना है। देखिए, हिंदी में वचन 2 प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन।
अंग्रेजी में भी वचन दो प्रकार का ही होता है, जिसे हम सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर कहते हैं, ठीक है। संस्कृत में आपका 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में पूछा जाए तो आपको बताना है 3 वचन होता है, हिंदी में पूछा जाए तो आपको बताना है 2 वचन होता है, अंग्रेजी में भी पूछा जाए तो आपको बताना है 2 वचन होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पुस्तक रखी है, हमें वचन बताना है, तो पुस्तक क्या है, सिंगुलर है तो एक वचन है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका एक वचन। द्विवचन में जो है आपका 2 का बोध होता है, जैसे 2 कल में 2 पुस्तकें, वहाँ पे आपका 2 का मात्रा स्पष्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखें बोला गया है शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है। कारक का जो है 8 भेद होता है, आपको पता है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओजे, ठीक है। 8 भेद होता है, 8 का आपको हम पहचान बता दिए, आप चाहें तो इसको बारी बारी से लिख लें। तो करण कारक का पहचान क्या होता है, से, ठीक है। कर्ता कारक का क्या होता है, ने। कर्म का क्या होता है, को। अपादान का क्या होता है, से। देखिए करण का भी से होता है और अपादान का, ये से बोला जाता है करण में साथ में। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ तो कलम मेरे साथ है, तो इसके लिए से आया है करण के लिए, ठीक है। अपादान कारक में से का मतलब है कि जुदाई, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्ता क्या है, पेड़ से अलग हो गया, उसके लिए से आया है, ठीक है। आप समझ गए। तो यहाँ पे ने दिया गया है सवाल में, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, ठीक है। सर्वनाम में भी आपसे पूछ लिया है पुरुषवाचक का, ठीक है। तो पहले हम सर्वनाम समझ लेते हैं, उसके बाद पुरुषवाचक समझ लेंगे, ठीक है, उसके बाद जवाब देंगे। ये देखिए आपके लिए सर्वनाम का परिभाषा है, मैंने लिख दिया है, चाहे तो नोट डाउन कर लें। संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, सर्वनाम बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, इस तरह का जो वर्ड होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का आपका 6 भेद होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, एक सर्वनाम और है जो कि यहाँ पे नीचे है, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब जानेंगे कि पुरुषवाचक में कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष। इसी को उत्तम पुरुष भी कहते हैं, अन्य पुरुष को, ठीक है। प्रथम पुरुष में मैं और हम आता है, ठीक है। मध्यम पुरुष में जो है तुम, तू, आप, ये सभी वर्ड हैं। अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये, ठीक है। ये सभी इसका पहचान है। ऐसे भी आप ये सभी चीज़ें जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो यहाँ पे आप सीख लीजिए। अब देखिए और बाकी सभी जो सर्वनाम हैं उनका भी मैंने पहचान दे दिया है। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम में जो है आपका आता है यह, ये, वह, वे, ठीक है। ये सब में कोमा आएगा, आप सभी के बीच में कोमा डाल लीजिएगा, ठीक है। और निश्चयवाचक में कोई, कुछ, ठीक है। संबंधवाचक में जो संबंध बताएगा, जो, सो, ये सब में कोमा रहेगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या, जिससे प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम में आपका जो है ये आपका क्या गलत लिखा है, क्या नहीं होगा। निजवाचक सर्वनाम में जो है आप आता है, ठीक है। निजवाचक ये आप कहेंगे यहाँ भी आप है और मध्यम पुरुष में भी आप है, इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है आपको हम समझा देते हैं। देखिए निजवाचक सर्वनाम में जो आप है इसका मतलब होता है स्वयं का बोध कराता है, ठीक है। जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूँगा,
ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, यह काम मैं आप ही कर लूँगा, ठीक है, मतलब अपने आप ही कर लूँगा। तो जहाँ निजता का बोध हो वहाँ पे जो है आपका प्रयोग होता है निजता के अर्थ में, तब वहाँ स्वयं का भाव निकलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। समझ गया। और ये जो आप है ये किसी को बोला जाता है, दूसरे व्यक्ति को, कि आप यह काम कर दीजिए। क्योंकि यह तुम का ही रूप है, बस ये आदर बोधक वर्ड है, ठीक है, आदर बोधक वर्ड है कि आप सम्मान से नाम लिया जा रहा है। आप इन चीज़ों को समझ गए। अब चलते हैं सवाल की ओर। देखिए यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम कब बोला गया है, भेद कितना होता है, तो सही उत्तर हो गया आपका 3। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया आपका विशेषण का कितना भेद होता है। तो आपको पता होगा, अगर पिछला सेट आप पढ़े होंगे वॉल्यूम 1 में, सेट प्रैक्टिस जब कराए थे तो बताए थे विशेषण के बारे में सभी का। तो यहाँ भी आपको हम बता देंगे, क्योंकि आप उसमें ज़्यादा दिन हो गया है तो आप हो सकता है भूल गए हों। तो विशेषण का 4 भेद होता है, ठीक है। कौन कौन भेद होता है वो भी आप जान लेंगे। देखिए विशेषण के बारे में पहले समझ लीजिए, उसके बाद भेद को हम समझा देंगे कि इसका क्या क्या उदाहरण हो सकता है। विशेषण क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काला, सुंदर, तेज, मतलब किसी का भी आप गुण का चर्चा कर देते हैं तो वो विशेषण कहलाता है। जैसे यह कलम नीली है, तो कलम के बारे में आप बताएं कि नीली है, तो नीली क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया, उसका विशेषता बताएं, ठीक है। इसी तरह से राम पढ़ने में तेज है, तो तेज क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। अब विशेषण का 4 भेद होता है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक वाचक, ठीक है। अब गुणवाचक में क्या है कि किसी का आप गुण बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कलम नीला है, तो कलम का गुण बता रहे हैं कैसा है, नीला है। कलम मजबूत है, कलम कैसा है, मजबूत है, तो मजबूत क्या होगा, उसका गुण का बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं। तो गुणवाचक में उसका जो है क्वालिटी आपका दिख जाएगा, ठीक है। परिमाणवाचक में आपका मात्रा दिखेगा। जैसे 5 किलो दूध दो, तो दूध मापने का तरीका होता है लीटर में, चाहे किसी बर्तन में रख के आप मापते हैं, तो जो मात्रा होता है उसी को हम परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे 4 केजी घी चाहिए, 2 लीटर दूध चाहिए, तो जो लीटर वाला वर्ड आता है, मात्रा वाला सेंस, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका परिमाणवाचक में चला जाएगा। संख्यावाचक में तो आराम है, आसान भी है कि आप स्पष्ट देख के पता कर सकते हैं। जैसे 5 कलमें, तो 5 क्या हो गया, संख्या हो गया, 2 क्या है, संख्या है। जैसे 3 दर्जन कलमें खरीदी गई, तो 3 क्या हो गया, संख्यावाचक है। तो ये सभी क्या हो गया, संख्यावाचक। सार्वनामिक वाचक विशेषण में क्या हुआ कि जिसमें कि सर्वनाम दिखे, सर्वनाम दिखे, जैसे मतलब एक उदाहरण लेते हैं, यह मेरा घर है, ठीक है। तो घर किसका है, मेरा है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो लेकिन यही सर्वनाम घर का भी विशेषता बताया कि घर किसका है, मेरा है। तो यह मेरा जो है सर्वनाम भी है और विशेषता भी बताया, तो इसीलिए इसको कहा गया सार्वनामिक, ठीक है। मतलब सर्वनाम होते हुए भी विशेषता बता दे तो वो आपका क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सर्वनाम भी अच्छी तरह से सीख गए होंगे और विशेषण भी सीख गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं सवाल की ओर। तो इसका तो जवाब आप समझ गए होंगे, विशेषण का कितना भेद होता है, 4 भेद होता है। नेक्स्ट, देखिए इस सवाल में बोला गया आपका तद्भव शब्द बताना है। तद्भव किसे कहते हैं, जो हिंदी वर्ड होता है। अगर तत्सम पूछा जाए तो संस्कृत शब्द बताना है। तो यहाँ पे तद्भव शब्द बताना है, तो तद्भव क्या आ जाएगा, हिंदी वर्ड। आपका माथा हिंदी वर्ड है, इसका संस्कृत क्या होता है, मस्तक। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। अश्रु का अर्थ होता है आंसू, ग्राम का अर्थ होता है गांव, सूर्य, सूर्य का अर्थ सूर्य ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट,
देखिए इसमें बोला गया है समान अर्थ बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पर्यायवाची शब्द। इसका मतलब हुआ कि एक ही शब्द है लेकिन उसमें जो है उसका जो भी पर्यायवाची शब्द है सबका अर्थ एक ही होगा। जैसे सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दिनकर, भास्कर, रवि। ठीक है, तो हम कोई सा भी वर्ड बोलेंगे सबका एक ही अर्थ निकलेगा, अर्थात सबका जो है अर्थ सूर्य ही होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं कि शब्द ढेर सारा है पर अर्थ एक ही है, अर्थात सबका अर्थ समान है। अब देखते हैं ऑप्शन ए में विलोम शब्द। ये तो आप समझ रहे होंगे, उल्टा शब्द कहते हैं। सामान्य शब्द, ये तो सीधा सीधी है, साधारण शब्द को सामान्य शब्द बोला जाता है। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द में क्या होता है कि एक शब्द का जो है अनेक अर्थ होता है। जैसे मान लेते हैं एक शब्द है पढ़, इस पर से एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे किताब टेबुल पर है। ठीक है, टेबुल पर है। तो यहाँ पे पर आप समझ गए कि किसी चीज़ के ऊपर है, पर का अर्थ। एक और पर का अर्थ हम बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, जैसे चिड़ियों के पर निकल आए, चिड़ियों के पर निकल आए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस पर का अर्थ हो गया पंख। तो यहाँ पे पर है, यहाँ पे पर है, दोनों पर में डिफरेंस क्या है? एक पर का अर्थ हो रहा है पंख, ठीक है, और दूसरे पर का अर्थ हो रहा है किसी चीज़ के ऊपर। तो आप समझ गए कि एक ही शब्द है लेकिन उसका प्रयोग पर अंतर हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द। अब चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। इसमें बोला गया अग्रज का सही विलोम क्या है? आसान सवाल है, अनुज होगा। ठीक है, छोटा का विलोम क्या होगा? बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें बोला गया है जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारणों कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द के बारे में बताए थे आपको। अव्यय का दूसरा नाम है अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द है जैसे और, किंतु, परंतु, या, मतलब इस पर जो है लिंग, वचन, कारक का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ भी आगे सब्जेक्ट हो, लड़का हो, लड़की हो, निर्जीव वस्तु, सजीव, कोई मतलब ही नहीं। जैसे और हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, या हो गया, इस सब तरह का जो भी वर्ड है वो आपका अव्यय कहलाता है। जो हो गया, संबंध बताने वाला जितना वर्ड है वो हो जाएगा। जो, सो, कोई, कुछ, ये सब क्या हो जाएगा? आपका अव्यय शब्द हो जाएगा। ठीक है, या इसको अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ बोला गया आपका योर और लो वो जो है किस तरह का वर्ण है। अभी जस्ट पहले वर्णों के उच्चारण स्थान में आपको बताए थे कि योर और लो वो किस तरह का वर्ण है। अगर आपको याद होगा तो आप यहाँ जवाब दे पाएंगे। अंतस्थ वर्ण कहते हैं, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स किस तरह का वर्ण है। तो ये आपका ऊष्म वर्ण है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया अव्यय बताना है। तभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में आया था इस तरह का वर्ड। तो इसमें बताइए कौन सा आंसर होगा। इसका जवाब आप खुद से बताएंगे 19 का। ठीक है, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। इसको हम इस समय के लिए छोड़ रहे हैं, आप कमेंट में बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया मुहावरे अपना समान अर्थ ना देकर किस तरह का अर्थ प्रकट करता है। तो मुहावरा आप सुनते होंगे, जैसे अधगल गगड़ी छलकत जाए, जय गोद में बच्चा नगर में ढिंढोरा, बहुत तरह का सुनते होंगे। तो उस तरह के मुहावरा में आप क्या देखते हैं? मुहावरा दिखने में या पढ़ने सुनने में
कुछ और लगता है, लेकिन उसका अर्थ जो है विशेष तरह का होता है। तो यहाँ पे क्या भराएगा आपका, विशेष भराएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, गोद में बच्चा नगर में ढिंढोरा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पास में वस्तु थी तब भी उसे नहीं दिख रहा था और वो पूरा इधर उधर ढूंढ रहा था उसे। ठीक है, तो इससे आप क्या समझे कि मुहावरा का जो है विशेष अर्थ होता है। तो यहाँ पे जो है आपका 20 सवाल हिंदी का समाप्त हो गया है। ठीक है, अब हम आपके पास आएंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक आप रेगुलर सेट बनाइए। रेगुलर सेट बनाने से आपका रिवीजन भी होते रहेगा, क्योंकि जो हम सेट अब इसमें डाल रहे हैं कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस सेट का भी रहता है, ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ चलता रहे। क्योंकि अब लगभग सिलेबस समाप्त हो चुका है। ठीक है, उसमें से जो अब बचा है रिवीजन, तो रिवीजन के भी अब ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम का वक्त जो है अब पास आ गया है। ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं एग्ज़ाम कराने में। कल परसों में आपका हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद इसका ही प्रक्रिया शुरुआत होगा। तो अब आपको क्या करना है, सेट प्रैक्टिस करने के साथ साथ रिवीजन भी करते रहना है। तो जो स्टूडेंट रिवीजन खुद से नहीं कर रहे हैं, तो हम उसके लिए इसी माध्यम से कुछ क्वेश्चन बैंक का भी सेट में डालते रहेंगे और उससे रिलेटेड जो जानकारी है उसको आपको हम बताते रहेंगे, ताकि वो सारी चीज़ें आपके मुंह पे याद रहे, सवाल देखें और फटाफट आंसर करें। ठीक है, तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप पुरानी चीज़ों को भूल जाएंगे तो वो समस्या क्रिएट कर सकता है स्कोर करने में। तो इससे बचने के लिए आपको हम हर चीज़ बताते रहेंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए। अब हम आपके पास आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, धन्यवाद।